हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में हमारे साथ देश के अलग अलग हिस्सों से रिपोर्टर जुड़ते हैं और अपने राज्य की अहम खबरों की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। कौन सी खबर आज रहेगी खास, इसकी रिपोर्ट देंगे विस्तार से। तो चलिए, हमारे साथ दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। अनिकेत तिवारी लखनऊ से और अनिल नेताम रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अनिकेत का रुख कर लेते हैं। अनिकेत, सीएम योगी आदित्यनाथ के क्या क्या कार्यक्रम प्रस्तावित है? बिजनौर दौरा रहने वाला है, तैयारियां कहां तक पहुंची हैं और कब तक सीएम योगी के पहुंचने का कार्यक्रम है और तमाम क्या बड़ी अपडेट यूपी से रहने वाली है? देखिए आयुषी, आज बात की अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज पश्चिमी यूपी का दौरा है। और पश्चिमी यूपी के दौरे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद बिजनौर कानपुर के दौरे पर है। और बात की अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहुंचने की, तो 11 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। हालांकि जो पश्चिमी यूपी का जो आज कार्यक्रम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, वहां पर तमाम कानून व्यवस्था को लेकर, विकास कार्यों को लेकर आज प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक करेंगे। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री आवास जो भवन बनाए जा रहे हैं, जो आवास बनाए जा रहे हैं, उनके भी विकास कार्य का निरीक्षण करेंगे। लगातार पश्चिमी यूपी को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दौरे करते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार ये प्रयास है कि पश्चिमी यूपी को प्रगति की राह दिखाई जाए। और यही कारण है कि लगातार तमाम वो परियोजनाएं, तमाम वो विकास कार्य, तमाम कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपने दौरे पर हैं। और पश्चिमी यूपी का आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दौरा करेंगे और तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश भी देंगे क्या कुछ विकास कार्य पश्चिमी यूपी की जनता के लिए करना है। और कानून व्यवस्था की अगर बात की जाए, तो पश्चिमी यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं। आयुषी, इसके साथ साथ बता दें, ब्रजेश जो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं, वो भी अपने प्रयागराज के दौरे पर हैं और वहां पर वो जनप्रतिनिधियों से संवाद करेंगे और जो विकास कार्य है, जो परियोजनाएं जो चल रही है प्रदेश सरकार की, उनको लेकर भी जो संवाद है वो जनप्रतिनिधियों से संवाद स्थापित करेंगे। इसके साथ बता दें आयुषी, एक बड़ी खबर है कि उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। कई जिलों में मथुरा, औरैया, गौतम बुद्ध नगर, पीलीभीत, बरेली, हाथरस, कानपुर, झांसी, ये वो तमाम जिले हैं 20 जिलों में, जो जिनको मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने कहा है कि इन 20 जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। इसके साथ साथ आपको और एक बड़ी खबर यह भी है आयुषी की, उत्तर प्रदेश में कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम जो विकास प्राधिकरण है उनसे बैठक करी और बैठक करने के साथ साथ उन्होंने ये दिशा निर्देश दिए हैं कि राजधानी को और उत्तर प्रदेश को स्मार्ट बनाना है। इसको लेकर बाराबंकी, कानपुर देहात, कानपुर नगर, ये जो तमाम जो इलाके हैं उनको जोड़ा जाएगा और स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जो प्रयास लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, उसे दिशा दी जाएगी। इसके साथ साथ जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देखा है, उसको लेकर भी लगातार कवायद, लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ आने वाले जो अगले साल जनवरी में जो इन्वेस्टर समिट होने वाला है राजधानी लखनऊ में, उसको लेकर भी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। इसके साथ अधिकारियों को दिशा निर्देश ये भी है कि वो पूरा लेखा जोखा तैयार करें, किस तरह से विदेशों में जाकर वो लोगों से संवाद स्थापित करेंगे। जो रोड जो शो विदेश में किया जाएगा, उसको लेकर क्या अधिकारियों के पास में रोड मैप तैयार है, क्या ब्लूप्रिंट तैयार है, तो तमाम उन चीजों को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निर्देश दे रहे हैं कि पूरी समीक्षा कर रहे हैं। आयुषी जी चलिए अनिकेत, आप बने रहिए हमारे साथ। रुक करेंगे आपका अनिल नेताम का रुख कर लेते हैं, रायपुर से लाइव जुड़े हुए हैं। अनिल, आज की क्या तमाम बड़ी अपडेट रायपुर से रहने वाली है? सियासी गलियारों की आज की क्या तमाम बड़ी जानकारी मिल पा रही है? जी हमसे बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में बड़ी खबरों की बात करें तो आज मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के 2 नए जिले की जो है सौगात देने वाले हैं। बात करें पहले इनका जो दौरा निर्धारित किया गया, उसमें 11:15 में लगभग वे सारगढ़ भिलाईगढ़ जो आगमन होगा, वहाँ पर जो सारगढ़ भिलाईगढ़ जिला है, वो जिले का सौगात जो आज प्रदेशवासियों के साथ ही क्षेत्रवासियों को दिए जाएंगे, जो कि काफी क्षेत्रवासियों को फायदेजनक रहेगा। और जो शासकीय कामों के लिए लंबी दूरी तय करना पड़ा था, वो दूरी कम होगी। इसी के साथ जो है एक और जिला जो है खैरागढ़, छुरीखदान, गंडई जो जिला है, उसका सौगात भी आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है देने वाले हैं। इसके साथ ही देर शाम मुख्यमंत्री भूपेश सौगातों के बाद राजधानी वापस लौट आएंगे और यहाँ पर देर शाम एक निजी होटल में आज कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश वहाँ पर शिरकत करेंगे। इसी के साथ देख रहे हैं कि तमाम जो लगातार कल हमने देखा कि कल मानपुर मोहल्ला मगढ़ चौकी जिले का सौगात दिया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों और क्षेत्रवासियों को दिया, जिससे लोगों में काफी उत्साह देखा गया, जिससे जो है लोगों की जो राजनांदगांव जो जिले होते थे, लंबी दूरी तय करके उनको हर एक शासकीय काम के लिए लंबा दूरी तय करना पड़ रहा था, उन दूरी से निजात मिलेगी। और कहीं न कहीं जो नक्सल प्रभाव क्षेत्र मानपुर होने के वजह से यहाँ विकास कार्य नहीं होते थे, उन पर प्रशासन की जो है पकड़ मजबूत होगी और इसी के साथ उस क्षेत्र का विकास भी बहुत तेज गति से होगा। इसी विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उस क्षेत्र को करोड़ों को सौगात भी दिया। इसी के साथ जो आज जो नए जिलों का जो
जहाँ पर लोकार्पण होगा, वहाँ जहाँ कलेक्टर कार्यालय और पुलिस कार्यालय का जहाँ पर भी वहाँ पर भी उद्घाटन होगा, वहाँ पर भी उस क्षेत्र में आमसभा को संबोधित करेंगे और उस क्षेत्र को भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करोड़ों की सौगात देने वाले हैं। इसी के साथ जी। दूसरी बड़ी खबर की बात करें आईसी, तो जिस तरीके से अभी इस दौरान जो है अधिकारी कर्मचारी का आंदोलन चल रहा था, जो कि कल ही समाप्त किया गया है। उन्होंने कुछ मांगों को लेकर सरकार के साथ सहमति बनी और इसी के साथ उन्होंने अपना हड़ताल खत्म कर दिया है। तो उसको लेकर जो है भाजपा विधायक दल के जो नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जी हैं, उन्होंने निशाना साधते हुए कहा है कि भूपेश सरकार पर जो है जिस तरीके से वादा खिलाफी कर रहे हैं उसका भरोसा नहीं किया जा सकता और जो उनकी मांगे जो है अधिकारी कर्मचारी की मांगों में जो है भाजपा के विधायक खड़े हैं, भाजपा दल खड़ा हुआ है और उनकी मांगों को पूरा करने के बाद विधायक नारायण चंदेल जो नेता प्रतिपक्ष उनके द्वारा कही जा रही है। इसी के साथ इसी बड़ी खबर की बात करें आईसी, तो प्रदेश में कोरोना कहर लगातार बढ़ते जा रहा है। पिछले 24 घंटों की बात करते हैं तो 100 से अधिक केस जो है सामने आए हैं। सबसे अधिक केस जो है दुर्ग जिले से आए हैं, वहीं जो है राजधानी रायपुर से भी 20 केस सामने आए। इसी के साथ जो है मौत का एक व्यक्ति की मौत भी वहां पर दर्ज की गई है। जी, ऐसी कोई तमाम बड़ी खबरें जिन पर आज जो है नजर रहेगा और लगातार जो छत्तीसगढ़ को नए जिलों का सौगात भी मिल रही है, जो कि प्रशासनिक पकड़ के लिए अहम माना जा रहा है। चलिए अनिल, आप बने रहिए हमारे साथ, रुक करेंगे आपका चंडीगढ़ का रुक कर लेते हैं। वहां से सहयोगी ईशा ठाकुर लाइव जुड़ी हुई हैं। ईशा, आज की क्या तमाम बड़ी अपडेट चंडीगढ़ की रहने वाली है, सियासी गलियारों की क्या तमाम बड़ी जानकारी? जी आयुषी, देखिए अगर हम बात करें सियासी गलियारों की तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरियाणा के प्रवास पर हैं। 2 दिवसीय उनका दौरा था और बीते कल वो हरियाणा पहुंचे थे और आज भी वो हरियाणा में हैं। और पंचकुला की अगर बात करें, इस वक्त वो माता मनसा देवी मंदिर में माथा टेकने के लिए पहुंचे हैं। उसके बाद उनकी बीजेपी जेजेपी नेताओं के साथ पंचकुला में बैठक होगी। दोपहर 12 बजे चंडीगढ़ बीजेपी माफ़ कीजिएगा, चंडीगढ़ में हरियाणा बीजेपी कार्यालय में जो मंत्रिमंडल है उनके साथ उनकी बैठक है और 1:15 बजे पत्रकार वार्ता को भी उनकी तरफ से संबोधित किया जाना था। लेकिन अभी जो बीजेपी के नेताओं से जानकारी मिल रही है उनके मुताबिक प्रेस वार्ता को संबोधित नहीं करेंगे और हरियाणा बीजेपी के नेताओं के साथ ज़रूर यहाँ पर बैठक करेंगे। उसके बाद वो चंडीगढ़ कमलम ऑफिस जाएंगे, जो कि चंडीगढ़ बीजेपी का कार्यालय है। वहां पर चंडीगढ़ बीजेपी के नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। तस्वीर बिल्कुल साफ है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भले ही 2 साल बाकी हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से लोकसभा चुनाव में जुट गई है। यही वजह है कि केंद्र से बड़े बड़े नेता यहां पर पहुंच रहे हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी यहां पर मौजूद हैं। तो इससे पहले हमने देखा था कि पंजाब का दौरा करके केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत जी ने किया है और इसके बाद और भी मंत्री हैं जो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। और पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब में पहले बीजेपी 3 ही सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ती थी, लेकिन ऐसा पहली बार होगा पंजाब के इतिहास में कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। और इसके बारे में जानकारी भी जो पंजाब बीजेपी के प्रभारी हैं दुष्यंत गौतम, उनकी तरफ से दिया गया है। तो ऐसे में बीजेपी कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ साथ 2027 में जो विधानसभा चुनाव पंजाब में होने हैं उसकी तैयारियों में जुट चुकी है। और वहीं पड़ोसी राज्य हरियाणा की बात करें तो लोकसभा चुनाव के साथ साथ हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। यही वजह है कि जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं उसे यहाँ पर पहुँचाने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा हम बात करें तरन तारण की, पंजाब के तरन तारण में चर्च में मूर्ति की तोड़फोड़ की गई थी और कहीं ना कहीं इससे ईसाई धर्म के जो अनुयायी हैं उन्हें ठेस पहुंची थी। अब इस पूरे मामले में जो आईजी हैं फिरोजपुर रेंज के, उनके नेतृत्व में एसआईटी का गठन कर दिया गया है। इसके अलावा पंजाब के डीजीपी की तरफ से जितने भी धार्मिक स्थल हैं, पंजाब के प्रमुख धार्मिक स्थल, उनकी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है ताकि आने वाले दिनों में इस तरीके की कोई अप्रिय घटना ना घट सके। लेकिन अगर हम पंजाब की कानून व्यवस्था की यहाँ पर बात करें, यहाँ पर गैंगस्टर भी एक्टिव हो चुके हैं, आतंकवादी घटनाएं भी लगातार पनप रही हैं। वहीं अब धर्म से जुड़ा मामला भी सामने आया है। तो ऐसे में यहाँ पर देखना भी होगा कितनी जल्दी पूरे मसले में जो आरोपी हैं जिनकी तरफ से मूर्ति की तोड़फोड़ की गई थी चर्च में जाकर, उनको गिरफ्त में लाया जाता है, क्योंकि 4 दिन हो चुके हैं अभी भी आरोपी गिरफ्त में नहीं है। वहीं पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में ये मामला पहुंच चुका है और जो ईसाई धर्म के अनुयायी हैं उनका कहना है कि पंजाब में वो सुरक्षित नहीं है, चर्च सुरक्षित नहीं है। ऐसे में सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। अगले हफ्ते संभावना जताई जा रही है कि इस पे सुनवाई हो सकती है।
बहरहाल इस पूरे मामले में सुनवाई पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में अगले सप्ताह तक टल चुकी है। लेकिन इसके साथ देखिए आयुषी, जिस तरीके से पंजाब की शराब नीति को, माफ कीजिएगा, दिल्ली की शराब नीति को लेकर बवाल मचा हुआ है और दिल्ली की तर्ज पर ही पंजाब में शराब नीति लाई गई थी। यहाँ पर जो विपक्ष की अगर बात करें, बीजेपी और श्रोमणी अकाली दल की तरफ से यहाँ पर आवाज़ उठाई गई है कि पंजाब की शराब नीति की भी सीबीआई से जांच होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर पंजाब सरकार की तरफ से बार बार तर्क दिया जा रहा है कि जो पंजाब की शराब नीति है, जो दिल्ली की तर्ज पे यहाँ पर लाई गई थी, उससे पंजाब सरकार को फायदा हुआ है। तो ऐसे में ये देखना होगा कि जिस तरीके से दिल्ली में इस वक्त बवाल मचा हुआ है, क्या पंजाब की शराब नीति के खिलाफ भी जाँच करवाई जाती है या नहीं। ये तमाम वो खबरें हैं जिन पर आज नजर रहेगी। जी चलिए ईशा, बने रहिए हमारे साथ, और अनिकेत और अनिल, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ईशा ठाकुर चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और सुबोध गुप्ता हमारे साथ रांची से लाइव बने हुए हैं। चलिए सबसे पहले सुबोध का रुख कर लेते हैं। सुबोध, आज की क्या तमाम बड़ी अपडेट रांची से रहने वाली हैं? देखिए सियासत उठापटक का दौर लगातार रांची में देखा जा रहा है, फिलहाल क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए आयुषी, मैं बता दूं कि झारखंड की जो राजनीति है एक नया मोड़ लेने की प्रयास कर रही है। जी, मैं बता दूं कि राजनीति की सियासत में इतनी उठापटक हो गई कि कभी झारखंड के यूपीए घटक दल के विधायकों को रायपुर शिफ्ट किया जाता है, फिर एक दिन आपदा प्रबंधन की बैठक में यह निर्णय लिया जाता है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा कि उन विधायकों को छत्तीसगढ़ से पुनः वापिस रांची लाया जाए और 5 सितंबर जो छुट्टी का दिन है, शिक्षक दिवस मनाया जाता है, उस दिन विशेष सत्र का आयोजन विधानसभा में किया जाता है। कहीं ना कहीं सरकार जो है सो अपने मंसूबे में सफल नहीं हो पा रही है। वो अपनी जो सत्ता है बचाने की कवायद लगातार प्रयास कर रही है। मैं बता दूं कि कल आपदा प्रबंधन की बैठक करने के बाद कांग्रेस कोटे के 2 मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से रायपुर छत्तीसगढ़ रवाना हुए। 7 बजे रायपुर पहुंचे और उन्होंने विधायकों के साथ वहां पे बैठक भी किया। मैं बता दूं कि ऑनलाइन के जरिए जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसके जरिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लोग से लगातार विधायकों से जुड़े रहे और उनके तमाम बातों को सुनने के बाद जो है आगे की रणनीति, जो 5 सितंबर को विधानसभा का विशेष सत्र, 1 दिवसीय सत्र का आयोजन किया जा रहा है, वहां पे भाग लेने की बात मुख्यमंत्री कहते नजर आ रहे हैं। मैं बता दूं कि सियासी गलियारों में और एक बड़ी खबर है कि भाजपा लगातार आरोप लगा रही है। अध्यक्ष दीपक प्रकाश जो है राज्यसभा सांसद भी हैं, लगातार वो बोल रहे हैं कि विधि व्यवस्था हेमंत सोरेन सरकार में चौपट हो गई है और विधायक जो यूपीए घटक दल के विधायक है और मंत्री है, वह लगातार झारखंड को छोड़ करके इस मनमाहत स्थिति में, किसी की हत्याकांड की स्थिति में झारखंड के विधायक रायपुर का सैर करते हैं और उन्हें विधि व्यवस्था का कोई चिंता नहीं है। अगर नैतिकता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिखाते हैं तो उन्हें नैतिकता के तौर पर इस्तीफा सौंप देनी चाहिए। जी सुबोध, देखिए सियासत गलियारों में लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेते हैं ईशा ठाकुर का, चंडीगढ़ से लाइव जुड़ी हुई है। ईशा, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए और ये बताइए कि लगातार सोनाली फोगाट मामले में भी अब सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। जांच पड़ताल का भी दौर जारी है, अभी जांच प्रक्रिया कहां तक पहुंची है? जी आयुषी, देखिए अगर सोनाली फोगाट के मामले की बात करें तो आज गुरुग्राम फ्लेट की जांच पड़ताल की जाएगी और कुल मिलाकर अब जो तस्वीर भी है धीरे धीरे साफ होती नजर आ रही है कि जो सुधीर सांगवान है, सोनाली फोगाट का पीए, कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी हथियाना चाहता था। यही वजह है कि उसने इस तरीके से रास्ता अपनाया और मौत के घाट उतारने की जो है उसने कोशिश की थी सोनाली फोगाट की। और पहले इस तरीके से सूचना दी गई कि परिवार वालों को कि हृदय गति रुकने से उनकी मौत हुई है, लेकिन अब तस्वीर बिल्कुल सामने आई है। लेकिन यहाँ पर नाखुश नजर आ रहे हैं सोनाली फोगाट के परिजन और उनकी छोटी बेटी
जो महज 15 साल की है यशोधरा, उनका जी। कहना है कि लगातार गुजारिश करने के बावजूद भी अभी तक सीबीआई को ये जांच नहीं सौंपी गई है, जबकि लगातार ये मांग की जा रही है गोवा सरकार से कि तुरंत मामले की जांच जो है सीबीआई को सौंपी जा सके, ताकि तेजी से इसकी जांच पड़ताल हो सके। क्योंकि अगर हम सोनाली फोगाट की बेटी की बात करें तो वो पहुंची थी चंडीगढ़, और बीते दिनों हमने देखा था और उनके सोनाली फोगाट के भाई भी पहुंचे थे। उनके साथ उन्होंने जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर को बकायदा पत्र भी सौंपा था कि मामले की सीबीआई जांच हो, ताकि जो आरोपी हैं उनको सख्त से सख्त सजा इसमें हो सके। क्योंकि अब कुल मिलाकर सामने आ रहा है कि जो पोस्टमार्टम है वो भी काफ़ी देरी से हुआ, और गोवा पुलिस क्योंकि पहले इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी सुधीर सांगवान के खिलाफ, लेकिन रिंकू ढाका जो कि सोनाली फोगाट के भाई हैं, उनके हस्तक्षेप के चलते ही जो गोवा पुलिस है उनकी तरफ से एफआईआर दर्ज की गई। और जो वहाँ जो कलीस क्लब है उसकी जो वीडियो अब सामने आ रही है उससे साफ झलकता है कि जबरदस्ती ड्रग्स देकर कहीं ना कहीं मौत के घाट उतारा गया है सोनाली फोगाट को। और सोनाली फोगाट कहीं ना कहीं 2024 में हरियाणा विधानसभा चुनाव आदमपुर सीट से लड़ना चाहती थी, लेकिन 2019 में जब उन्होंने चुनाव लड़ा था वो जरूर हार गई थी कुलदीप बिश्नोई के हाथों, लेकिन जबरदस्त टक्कर उन्होंने यहाँ पर कुलदीप बिश्नोई को दी थी। अब यहाँ पर क्योंकि प्रॉपर्टी का ये मामला है, हाई प्रोफाइल मामला है, 100 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति वो छोड़ कर गई हैं, तो ऐसे में जो गुरुग्राम फ्लैट है उसे भी जो पीए है सुधीर सांगवान उसने अपने नाम कर दिया, और फार्म हाउस जो कि हिसार में मौजूद है उसे भी हथियाना चाहता था। गोवा पुलिस इस वक्त गुरुग्राम में ही मौजूद है, लेकिन परिवार संतुष्ट नहीं है। वहीं अगर हम गोवा के सीएम की बात करें, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि उनकी पुलिस सक्षम है पूरे मामले की जांच पड़ताल करने के लिए, लेकिन यहाँ पर परिवार लगातार मांग कर रहा है कि पूरे मामले की जांच सीबीआई से हो। और देखना भी ये होगा क्योंकि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और गोवा में भी बीजेपी की सरकार है, और हरियाणा सरकार की तरफ से बाकायदा एक पत्र भी लिखकर भेज दिया गया है कि मामले की जांच सीबीआई से करवाई जाए, लेकिन गोवा सरकार ने इस पर अभी तक आयुषी कोई फैसला नहीं लिया है। जी शाह, देखिए लगातार परिवार जनों से लगातार मांग की जा रही है, वो मांग करे कि सीबीआई जांच हो और जांच पड़ताल चल रही है। चलिए आपका रुख करेंगे, फिलहाल रुख कर रहते हैं देहरादून का। देहरादून से संवाददाता योगेश सेमवाल हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। योगेश, क्या तमाम बड़ी अपडेट देहरादून से रहने वाली है? और देखिए अगर मौसम विभाग की देखें तो अभी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, कई ऐसे जिले हैं जहां पर भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। वो कौन कौन से जिले हैं जहां पर भारी बारिश की आशंका भी जताई जा रही है? जी बिल्कुल, जब हम मौसम की बात करें तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और 24 घंटे पहले ही ये अलर्ट जारी कर दिया गया था। येलो अलर्ट जारी किया था और कहा था कि आने वाले दिनों में यानी कि 3 दिनों तक काफ़ी बरसात होगी। मानसून चल रहा है तो बरसात तो इस वक्त होनी ही है, लेकिन उम्मीद से ज़्यादा बरसात होने की इस समय संभावना जताई गई थी। लेकिन अभी फ़िलहाल अगर देखें तो जो 24 घंटे जो बीते हैं उसमें ज़्यादा बरसात नहीं हुई है। ख़ासतौर पर अगर मैदानी भागों की बात करें तो रुक रुक कर जरूर बरसात हो रही है, लेकिन इतनी नहीं हुई कि जिससे हम ये कहें कि येलो अलर्ट जारी जो किया था उसके अनुसार जो बरसात हुई है। उसके साथ ही अगर बात करें पहाड़ी क्षेत्रों, क्योंकि जब हम पहाड़ी क्षेत्रों की बात करते हैं तो वहाँ पर भी अमूमन जब देखा जाता है कि मानसून के दौरान जो बरसात होती है वो अगर 2 से 3 घंटे लगातार भी हो जाए तो उससे बहुत ज़्यादा परेशानी आम लोगों को हो जाती है। रास्ते बंद हो जाते हैं, लैंडस्लाइड हो जाती है, सड़कें बंद हो जाती हैं। तो इस चक्कर में जो है आम लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी के लिए प्रशासन, जो स्थानीय प्रशासन है उसको तैयार रहना पड़ता है। सड़कें खोलने के लिए पीडब्ल्यूडी को तैयार रहना पड़ता है, और अगर कोई ऐसी घटना हो गई जो कि किसी भी तरह से नहीं होनी चाहिए, उस घटना से निपटने के लिए भी एसडीआरएफ तैयार रहता है। गाँव में अगर जिस तरह से देखने के लिए मिला भी है कि बादल फटने की घटनाएं कुछ दिनों पहले ही सामने आई थी, जब लगातार बरसात हुई, बादल फटने की घटनाएं हुई, कई घर जो है वो बह गए, जान माल का नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ अगर देखा जाए इस समय उत्तराखंड को। ऐसी घटना अगर होती है तो उससे निपटने के लिए एसडीआरएफ तैयार रहता है। स्थानीय प्रशासन तो तैयार रहता ही है, डीएम स्तर पर तैयार रहना होता है, क्योंकि जब हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र है। पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पर रास्ते बंद होना तो आम बात है, लैंडस्लाइड होना भी अब बिल्कुल मानसून के दौरान एकदम आम बात होती है, क्योंकि लैंडस्लाइड हो जाता है, बड़े बड़े पत्थर जो है वो सड़कों में आकर गिर जाते हैं। जो गाढ़ गदरे हैं, जो कि छोटी छोटी नदियाँ होती हैं, बरसात के टाइम पर बरसाती नदी उन्हें कहा जा सकता है,
वो जी। बहुत ज़्यादा जो है वो विकराल रूप ले लेती हैं। गांव आसपास बसे होते हैं, अब तो देहरादून की अगर हम बात करें, देहरादून जैसे शहर तो बिल्कुल इन नदियों के किनारे से ही बस के शुरू हो रहे हैं अगर देखा जाए इस समय। और इसी की वजह से कुछ दिन पहले घटना भी सामने आई थी कि गांव में पूरा का पूरा जो नदी के किनारे गांव बसे हुए थे, या वो लोग जो उन्होंने जबरदस्ती नदी के किनारे घर बना लिए थे, उनके घर पूरी तरह से बह गए थे, नुकसान बहुत ज्यादा हुआ था। तो ये सब चीजें देखने के लिए मानसून के दौरान मिलती है। मौसम विभाग ने कह रखा है कि 24 घंटे तक अभी बरसात होगी। येलो अलर्ट अभी भी है क्योंकि 3 दिन का दिया गया था, आज तीसरा दिन है। सुबह जरूर मौसम जो है वो बिल्कुल ऐसा हो रखा था कि किसी भी समय बरसात हो सकती है, किसी समय भी जो है, लेकिन अभी फिलहाल धूप खिली हुई है और देखा जाए तो मौसम बिल्कुल साफ नजर आया। लेकिन मानसून के दौरान ये सब चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। दूसरी अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कई कार्यक्रम है और उनमें से एक कार्यक्रम फिलहाल अभी चल ही रहा है। अगर बात करें हम तो देव संस्कृति जो विश्वविद्यालय है हरिद्वार में, वहाँ पे दीक्षांत जो है, ज्ञान दीक्षा जो है वो कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद है। कार्यक्रम शुरू हो चुका है और इसी कार्यक्रम में वो जो है प्रतिभाग कर रहे हैं वहां पर। क्योंकि जब हम बात करते हैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय की, तो अपने आप में उत्तराखंड का एक ऐसा विश्वविद्यालय है जिसकी पकड़ बहुत ज़्यादा है, जिससे निकले हुए छात्र छात्राएं जो हैं वो विभिन्न जो अलग अलग क्षेत्रों में अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। तो इसलिए वहाँ उस कॉलेज का अपनी एक महत्व होता है और उसी को देखते हुए वहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो ज्ञानदीप जो कार्यक्रम चल रहा है, ज्ञान दीक्षा, उस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे हैं। उसके बाद दिन भर जो है उनका शासकीय कार्य रहेगा और इसके बाद शाम को जो है वो मां कोट भ्रामरी मंदिर जो है ये इसका उद्घाटन करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बागेश्वर में ये पड़ता है और बहुत ही यहाँ पर एक बहुत विशाल मेला भी लगता है। एक अलग मान्यता है। जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो देवभूमि है और देवभूमि के कई देवताओं का यहाँ पर वास है। उसी के तहत जो है ये जो है यहाँ पर भी हर साल एक कार्यक्रम होता है और उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे। शाम 5:30 बजे देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देवभूमि के कोई भी कार्यक्रम हो उसमें शामिल होते हुए नजर आते हैं, बहुत एक्टिव नजर आते हैं। चलिए, आप सभी रिपोर्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने राज्य की तमाम बड़ी खबरों को हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए, फिलहाल रिपोर्टर्स लाइव में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।